प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एचआर सर नीट बायोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है और अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह आप लोगों के लिए है प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम। सरलतम भाषा में रीड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, टॉपिक शुरू कर देते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो प्रतिबंध एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसका अर्थ आप समझिए कि प्रतिबंध एंजाइम जो होते हैं उसमें दो शब्द हैं, एक तो प्रतिबंध और दूसरा एंडोन्यूक्लियेज। दो शब्दों से ये बना है। प्रतिबंध एंजाइम जो है उसको प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इसका पूरा नाम है, या उसको ये भी कह सकते हैं, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी कहते हैं। अब दोनों शब्दों का अगर अर्थ समझ जाएंगे तो इसकी व्याख्या या इसके बारे में अपन बहुत कुछ जान जाएंगे, ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, दो शब्द हैं, एक तो प्रतिबंध शब्द आ रहा है और दूसरा एंडोन्यूक्लियस शब्द आ रहा है। तो आप ध्यान रखिए कि एंडो, आप जानते हो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सब में एंडो शब्द आता है और एंडो का मतलब होता है भीतर। एंडो का मतलब होता है भीतर। तो एंडो का मतलब समझ गए। न्यूक्लियेजेज क्या है कि यह जो एंजाइम जो है वह न्यूक्लियेजेज समूह का एंजाइम है। कौन से समूह का एंजाइम है? न्यूक्लियेजेज। न्यूक्लियेजेज समय कौन से होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड का पाचन करते हैं या न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं या विघटित करते हैं, उनको न्यूक्लियेजेज एंजाइम कहते हैं। डाइजेशन में पढ़ लिया। वही बात यहाँ पर है कि जो जीवाणु कोशिका है उसमें कुछ न्यूक्लियेजेज एंजाइम पाए जाता है। न्यूक्लियेजेज एंजाइम दो प्रकार के हैं। न्यूक्लियेजेज एंजाइम का मतलब समझ गए, ऐसे एंजाइम जो डीएनए को काटते हैं, ऐसे एंजाइम जो डीएनए को तोड़ते हैं, ऐसे एंजाइम जो डीएनए को विघटित करते हैं। सिंपल सी बात है, उनको न्यूक्लियेजेज एंजाइम कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले एंजाइम न्यूक्लियेजेज कहलाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड किसको तोड़ेंगे? ये डीएनए को तोड़ने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियेजेज कहलाते हैं। दो प्रकारों में इनको डिवाइड करते हैं, आपको पता है। एक जो न्यूक्लियेजेज, समझ में आ गई बात? एक्सो न्यूक्लियेजेज एंजाइम और दूसरा आप रीड करेंगे एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम। एक तो एक्सो न्यूक्लियेजेज और दूसरा एंडोन्यूक्लियेजेज। एक्सो न्यूक्लियेजेज क्या और एंडोन्यूक्लियेजेज क्या होता है? सिंपल सी बात है, डीएनए किसके बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइडों के बने होते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को बाहरी सिरे से काटते हैं, जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसको काटते हैं, उसके बाहरी सिरों को काटने वाले एंजाइम एक्सोन्यूक्लियेजेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सोन्यूक्लियेजेज कहलाते हैं। और जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को अंदर से काटते हैं या भीतर से काटते हैं, उनको एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम कहते हैं। समझ में आ गया होगा इसका अर्थ। तो एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम का मतलब होगा, एंडो का मतलब भीतर और न्यूक्लियेजेज का मतलब होता है न्यूक्लिक अम्ल को काटने वाले। मतलब ऐसे न्यूक्लियेजेज एंजाइम जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को भीतर से काटते हैं, उनको एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसको प्रतिबंध एंजाइम क्यों कहते हैं? प्रतिबंध एंजाइम क्यों कहते हैं कि काटने को तो कहीं से भी काट सकते हैं, अंदर से। एंडोन्यूक्लियेजेज तो है, अंदर से तो काटते हैं, लेकिन अगर अंदर जो काटने वाली जगह है, रिकॉग्नाइज जो विशिष्ट क्षार क्रम है, इनको काटने वाली जगह है, अगर किसी एंजाइम की या किसी एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम की काटने वाली जगह हम फिक्स कर दें कि ये उन्हीं स्थलों से काटे, तो ऐसे एंजाइम को कहेंगे प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज। जैसे आपके घर वाले आप लोगों को किन्हीं किन्हीं बातों के लिए पाबंद कर देता है, बेटा उधर नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है, या फिर यह काम आपको शाम तक करना है, आपको ये चैप्टर याद करना है, तो आपको रेस्ट्रिक्शन हो गया कि हाँ मेरे को ये काम करना ही है, करना ही पड़ेगा। तो ये इनका भी रेस्ट्रिक्शन स्थल है, एक फिक्स साइट है जहां से ये काटते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिबंधन या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि इनका पूरा परिभाषा क्या लिख देंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइमों की, कि ऐसे एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम, ऐसे एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम, ऐसे एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम जो डीएनए को या न्यूक्लिक एसिड को विशिष्ट
क्षारक क्रम या अभिज्ञान स्थल से काटते हैं, के भीतर से, अभिज्ञान स्थल के भीतर से या ठीक बाहर से काटते हैं। ठीक बाहर से काटते हैं। ऐसे एंजाइमों को विशिष्ट क्षारक क्रम या अभिज्ञान स्थल से के ठीक भीतर से या ठीक बाहर से काटने वाले जो एंजाइम है उनको क्या कहते हैं? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। समझे बात को? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस में तो कोई समझ में दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि ऐसे एंजाइम जो डीएनए की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को अंदर से काटता है, भीतर से काटता है, मांसों काटे, ठीक है, उनको तो कहेंगे एंडोन्यूक्लियेज। और प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज किसे कहेंगे? कि कोई डीएनए को अंदर से तो काटेंगे, अंदर से भी कहाँ से? कि विशिष्ट क्षारक अनुक्रम, जो नाइट्रोजन क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम है, ठीक है, उसी अनुक्रम के ठीक बाहर से या उनके भीतर से अगर काटें तो इसको अपन क्या कहेंगे? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। आगे बात समझ में। और ये विशिष्ट क्षारक क्रम जो है उसको पहचान स्थल या विज्ञान स्थल कहते हैं। पहचान स्थल किसका? प्रतिबंध एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है उसका पहचान स्थल कहेंगे। पहचान स्थल या अभिज्ञान स्थल, पहचान स्थल या अभिज्ञान स्थल कहते हैं। पहचान स्थल या अभिज्ञान स्थल या रिकॉग्नाइजेशन साइट अपन इसको कहेंगे। रिकॉग्नाइजेशन साइट किसकी? प्रतिबंधन एंजाइम की। मतलब खूब सारे, लगभग 230 जीवाणुओं से लगभग 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज की जा चुकी है वर्तमान। ठीक है, कितने भाई? जीवाणु में 230 जीवाणुओं में 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज की जा चुकी है। तो इतने सारे एंजाइम अगर खोज की जा चुकी है तो इनके प्रतिबंधन स्थल जो होते हैं उनके अलग अलग होते हैं। प्रत्येक अलग अपना प्रत्येक जैसे प्रत्येक नाई की कटिंग अलग होती है, उसी प्रकार प्रतिबंधित एंजाइम की भी कटिंग अलग होती है। उनकी पहचान अलग होती है कि वह एंजाइम उसी स्थल से काटेगा। ठीक है, किसके प्रतिबंधन स्थल के बारे में अलग से हम रीड करेंगे। पहले आप इतना जान लीजिए कि ये विशिष्ट क्षारक क्रम के बाहर या उसके ठीक भीतर से काटते हैं। ये विशिष्ट क्षारक क्रम या विज्ञान को क्या कहलाता है? पहचान स्थल या विज्ञान स्थल कहलाता है। पहचान स्थल या अभिज्ञान स्थल कहलाता है। और जब ये विशिष्ट क्षारक क्रम के बाहर से काटने के कारण प्रतिबंध शब्द लगा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको कहते हैं, इसलिए कहते हैं। ठीक है, जो जीन अपने को चाहिए उसी को काटे, ठीक है, जो अपने उपयोगी है उसी को काटे, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज। ये प्रतिबंध शब्द इसलिए लगा है, आप ध्यान में रखना इस बात को। अब अपन चर्चा करेंगे प्रतिबंध स्थल की खोज के बारे में। इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसकी खोज के बारे में, इसकी खोज कैसे हुई। देखिए, खोज बड़ी इंटरेस्टिंग है, खोज बड़ी इंटरेस्टिंग, आप ध्यान से सुनना कि इसकी खोज कैसे हुई। तो आप लोगों के एग्जाम के लिए मैं एक शब्द लिख देता हूं कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइमों की जो खोज जो हुई है वह परपोषी प्रतिबंध क्रिया के कारण हुई। कौन सी क्रिया के कारण? हिंदी वाले मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, परपोषी प्रतिबंध क्रिया। देखो, परपोषी प्रतिबंध, परपोषी का लॉकडाउन, परपोषी प्रतिबंध क्रिया के कारण इसकी खोज की गई है। पहला शब्द ध्यान में रखेंगे कि इनकी खोज कैसे हुई, कौन सी क्रिया के कारण? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों की खोज की गई। तो परपोषी प्रतिबंध क्रिया के कारण इसकी खोज की गई। परपोषी प्रतिबंध क्रिया क्या है? देखो, पहले मैं आपको इंग्लिश मीडियम के लिए बता दूं कि आप ये ध्यान में रखेंगे, इसको होस्ट रेस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। होस्ट रेस्ट्रिक्शन क्रिया भी कहते हैं। होस्ट रेस्ट्रिक्शन क्रिया भी आप लोगों को दिखाई दे तो आप टिक लगा देना। टिक लगा दिया, ये मान लो 6 ही लगा दिया, लास्ट बॉल पे छक्का लगा दिया, आप लोगों ने याद हो गया है कि होस्ट रेस्ट्रिक्शन जो क्रिया है उसके कारण इन एंजाइमों की खोज की गई है।
एक तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, किसमें की गई भाई, जीवाणु में की गई। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, किनमें की गई, जीवाणुओं में ये पाए जाते हैं मुख्यतः। प्रतिबंधित एंजाइम की खोज किसमें की गई है, जीवाणु में की गई, और स्पेशली ई कोलाई नामक जीवाणु। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सर ये तो बता ही नहीं रहे कि परपोषी प्रतिबंध क्रिया कौन सी थी जिसके कारण इसको इनकी खोज की गई है। तो सुन लीजिए इसके बारे में भी। अब परपोषी प्रतिबंध क्रिया के बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। परपोषी प्रतिबंध क्रिया क्या है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे अपन बैक्टीरियोफेज से। किससे शुरुआत करेंगे, बैक्टीरियोफेज। तो पहले आप इनको जानते ही हैं, बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है, ठीक है। वायरस तो है लेकिन इसको बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं, वो वायरस को, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को भक्षण करता है, जीवाणुओं को संक्रमित करता है। वायरस अपने को भी संक्रमित करता है। अब जीवाणु कोशिका बहुत छोटी होती है, वायरस उनसे भी छोटा होता है, वो उसके अंदर चला जाता है, उसको रोगग्रस्त कर देता है, ठीक है। तो जीवाणु का संक्रमित करने वाले या जीवाणुओं का भक्षण करने वाले जो वायरस हैं उनको अपन क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब एक घटना हुई जिस घटना को कहते हैं परपोषी प्रतिबंध। क्या घटना होती है कि एक बैक्टीरियोफेज ई कोलाई को संक्रमित करता है। कौन से वायरस को, जीवाणु को संक्रमित करता है, ई कोलाई को संक्रमित करता है। समझ गए। ई कोलाई जो जीवाणु है इसमें एक बैक्टीरियोफेज आता है और एक बैक्टीरियोफेज आकर के इसमें अपना डीएनए डाल देता है, डाल दिया, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज ई कोलाई को संक्रमित करता है और ई कोलाई में क्या देखा जाता है कि ई कोलाई का जो विभेद था, उस विभेद में इस कोलाई में इसकी गुणन क्रिया, गुणन या वृद्धि इसी विभेद में प्रतिबंधित हो जाती है। ये वृद्धि नहीं कर पाता है इस ई कोलाई में। आप सिंपल भाषा में देखिए कि इस बैक्टीरियोफेज जो संक्रमित तो कर देता है लेकिन यह यहां पर अपनी प्रतिलिपि नहीं बना पाता है, यहां पर अपनी प्रतिलिपि नहीं बना पाता है। यानी कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है इस ई कोलाई के जीवद्रे में आकर के प्रतिबंधित हो गया है। यह ई कोलाई या यह बैक्टीरियोफेज जो जीवाणु वायरस है यह इसमें अब गुणन नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है, गुणन या वृद्धि नहीं कर पाता है। यह अपनी संतति यहां पर उत्पन्न नहीं कर पाता है। दूसरी भाषा में ध्यान में रखेंगे, जब साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने देखा कि वास्तव में यार ये बैक्टीरियोफेज जो है, जब कई बैक्टीरियोफेज जो होते हैं जीवाणु को संक्रमित करते हैं तो उसमें गुणन क्रिया के द्वारा या जनन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की क्रिया के द्वारा जनन करते हैं और खूब सारी अपनी संतति वायरस बना लेते हैं, संतति वायरस बना लेते हैं, ठीक है। या इसी के एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हुए, एंडोन्यूक्लियस क्या, इसी के पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए खूब सारी अपनी संतति कोशिकाएं ये बना लेते हैं वायरस। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कुछ ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज जो है वह गुणन नहीं कर पाता है और संतति उत्पन्न नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो गुणन क्षमता जो है उसी विभेद तक सीमित रह गई है। यानी कि इसकी गुणन क्षमता जो है उसकी गुणन क्षमता पर प्रतिबंध लग गया है। इस गुणन क्षमता पर क्या लग गया भाई, गुणन क्षमता पर किसने प्रतिबंध लगा दिया भाई, जीवाणु की में कुछ ना कुछ इस जीवाणु ने इसकी गुणन क्षमता पर, इसके गुणन करने पर प्रतिबंध लगा दिया। वैज्ञानिक सोचने लगे यार ये प्रतिबंध या ये खूब संतति क्यों नहीं बना रहा बैक्टीरियोफेज, इसकी डीएनए जो है प्रतिकृति क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, ये जीवाणु नष्ट क्यों नहीं हो रहा। दिमाग में बात आने लगी। जब खोज की गई तो यह देखा गया, जब खोज की कि वास्तव में ऐसा क्यों है, जब खोज की गई तो क्या देखा वैज्ञानिकों ने कि जो ई कोलाई जो था या जो जीवाणु होते हैं उनके जीवद्रे में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ऐसे एंजाइम नंबर एक जो डीएनए को काटते हैं, एक तो क्या करते हैं, डीएनए को काटते हैं, विजातीय डीएनए को, अपन विजातीय शब्द लिखेंगे। दो प्रकार के एंजाइम किसमें खोजे गए, इस जो जीवाणु है उसके कोशिका द्रव्य में।
पहला एंजाइम क्या करता है, विजातीय डीएनए। विजातीय डीएनए कौन सा हो गया बताओ देखें, विजातीय डीएनए हो गया बैक्टीरियोफेज का डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए। एक एंजाइम ऐसा है जो विजातीय डीएनए को काटता है, ठीक है। और दूसरा एंजाइम क्या करने लग गया कि डीएनए से CH3 समूह को जोड़ता है, डीएनए से CH3 समूह को जोड़ता है। ठीक है, यह खोज की गई। इसी क्रिया को अपन क्या कहते हैं, परपोषी प्रतिबंध कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे कि जब जीवाणु को कोई वायरस संक्रमित करता है तो वह गुणन क्रिया द्वारा वृद्धि करता है, संततियां उत्पन्न करता है, लेकिन कुछ जीवाणुओं के जीवद्रव्य में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो उसके गुणन की क्रिया को प्रतिबंधित कर देते हैं। तो प्रतिबंधित करने की क्रिया को तो अपन क्या कहते हैं, परपोषी प्रतिबंध कहते हैं। समझ में आ गई बात। उसी क्रिया को प्रतिबंध करने की क्रिया को, गुणन क्रिया को प्रतिबंधित करने वाली जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, उसी को क्या कहेंगे, परपोषी प्रतिबंध कहेंगे। और ऐसे एंजाइम जो गुणन क्रिया को बाधित करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं उनको प्रतिबंधित एंजाइम कहते हैं। तो प्रतिबंधित एंजाइम, दो प्रकार के एंजाइम्स की इसमें खोज की गई कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक तो डीएनए को काटने वाले एंजाइमों का मालूम पड़ा, जो दूसरा जो डीएनए के मेथिल समूह को जोड़ता है। अब कई विद्यार्थी अभी पूछ लेते हैं कि ये जो एंडोन्यूक्लियस या प्रतिबंधित एंजाइम है या जो डीएनए को काटने वाला एंजाइम है, ये विजातीय डीएनए को तो काटता है, विजातीय डीएनए को क्या करता है, काट रहा है, लेकिन डीएनए तो भाई इसमें भी है, इसमें क्यों नहीं काटता। तो इसका कारण यह है कि यहाँ पर जो मेथिल समूह वाला जो एंजाइम है वह जो खुद का जो स्वयं का जो डीएनए है उसका मिथाइलेशन करता है, मिथाइलीकरण कर देता है। और मिथाइलीकरण या मिथाइलेशन के कारण यह उसको काट नहीं पाता है। कौन से स्थान पर मिथाइलेशन करता है, तो न मतलब स्वयं के डीएनए को न काटने का कारण, स्वयं ये एंजाइम स्वयं के डीएनए को क्यों नहीं काटते हैं, स्वयं के डीएनए को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटने का कारण ही लिख देता हूं मैं सीधा, नहीं काटने का कारण। नहीं काटने का कारण आप सिंपल भाषा में ये जानने की कोशिश करें कि जो स्वयं के डीएनए में इन एंजाइमों का जो अभिज्ञान स्थल है उसमें सामान्यतः ए व सी क्षारकों का मेथाइलेशन कर दिया जाता है। ए व सी जो मतलब क्या, कौन से स्थल से कोई विशेष अभिज्ञान स्थल जो होता है उसके स्थल से काटते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्वयं इसका जो दूसरा एंजाइम है जो डीएनए का CH3 समूह को जोड़ता है वह क्या करता है, स्वयं के डीएनए को नहीं काटने का कारण यह है कि इसके जीवद्रव्य में जो एंजाइम पाए जाते हैं वह है इसका जो खुद का जो डीएनए है उसमें जो अभिज्ञान स्थल है, वो खुद के डीएनए के अभिज्ञान स्थल कौन सा, जहां से ये विजातीय ये प्रतिबंधित एंजाइम काटते हैं, उस अभिज्ञान स्थल का क्या कर देते हैं, मेथिलीकरण कर देते हैं। ये ध्यान रखना, अभिज्ञान स्थल का मेथिलीकरण कर देना। और मेथिलीकरण की जो क्रिया है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, मिथाइलेशन। मतलब खुद के डीएनए का वो खुद के जो स्वयं का जो डीएनए है उसका मिथाइलेशन कर देता है ये एंजाइम पहले ही, इसलिए रिकॉग्नाइजेशन साइट जो होती है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और वह उसको नहीं काटता है, ऐसा बताया गया है। अब हम चर्चा करेंगे इसकी, इनके टाइप्स की, प्रकारों की। जो देखिए तीसरा, आप लोगों ने खोज की बात अपन चर्चा करते हैं तो तीसरी बात अपन चर्चा करेंगे इसके प्रकारों की। तो फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें और चर्चा करेंगे कि भाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस जो है उनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्रारूप फर्स्ट, ठीक है, नंबर 2 प्रारूप सेकंड और नंबर 3 प्रारूप थर्ड। 3 प्रारूप हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हैं उनका 3 प्रारूप हैं, प्रारूप फर्स्ट, प्रारूप सेकंड और प्रारूप थर्ड। ध्यान में रखेंगे, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो थोड़ा ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं। 12th क्लास में कुछ ज़्यादा नहीं बता रखा है, उनको अपन कल चर्चा करेंगे कि क्या बता रखा है।
प्रारूप फर्स्ट, प्रारूप सेकंड और प्रारूप थर्ड। प्रारूप फर्स्ट में क्या है, खास बात क्या है कि इनको अपनी पहली बात तो आप ध्यान में रखेंगे, जो प्रारूप फर्स्ट वाले जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये बायोटेक्नोलॉजी में काम में जनरली नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरी खास बात ध्यान में रखेंगे, प्रारूप थर्ड वाले जो एंजाइम है इनको भी बायोटेक्नोलॉजी में जनरली हम काम में नहीं लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी या डीएनए जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसमें प्रारूप सेकंड वाले एंजाइमों को, रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों को काम में लिया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जनरली जेनेटिक इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में काम में लिए जाते हैं डीएनए को काटने के लिए। तो कौन से आप बताइए, प्रारूप सेकंड वाले। कौन से? प्रारूप सेकंड वाले एंजाइम। अब देखिए क्यों, क्या खास बात है, ये देखिए इसका जो रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है RS या अभिज्ञान स्थल जो होता है वह है 15 BP बेस पेयर, 15 बेस पेयर लंबा होता है। ध्यान रखना, पहली तो खास बात यह है 15 बेस पेयर लंबा, 15 नाइट्रोजनिक क्षारक का ये बना होता है। इनका जो रिकॉग्नाइजेशन साइट जो है वह 15 नाइट्रोजनिक क्षारकों का बना होता है, इसलिए ज्यादा अपने लिए उपयोगी नहीं है। दूसरी बात क्या है, ये अभिज्ञान स्थल का जो TCA क्षारक क्रम है, इनका जो अभिज्ञान स्थल है वह TCA क्षारक क्रम के 5 सिरे, TCA जो क्षारक क्रम है डीएनए का एक सिरा 5 सिरे से लगभग 1000 बेस पेयर दूर से ये काटते हैं, 1000 बेस पेयर दूर से काटते हैं। समझे इस बात को समझना कि ये जो प्रारूप से फर्स्ट वाले जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो इनका पहली बात तो अभिज्ञान स्थल भी 15 बेस पेयर होता है। दूसरी बात, अभिज्ञान स्थल से TCA क्षारक के 5 सिरे से 1000 बेस पेयर दूर से काटते हैं, इसलिए अपने काम के नहीं है। एग्जाम्पल आप लोग ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इको के और इको बी। भाई इको के एंजाइम जो है वह प्रारूप फर्स्ट का है और इको के बाद इको जी, इको बी भी क्या है, प्रारूप फर्स्ट का है। अब प्रारूप सेकंड देखिए, ये क्या करता है, जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है इसको मैं RS लिख रहा हूं, अभिज्ञान स्थल है या नाइट्रोजनिक क्षारकों का जो विशिष्ट क्रम है, किसका, प्रारूप, जिसका डीएनए का जो डीएनए में इनका जो विज्ञान स्थल है, पहचान स्थल है या रिकॉग्नाइजेशन साइट है, वह कितनी बेस पेयर की जनरली बनी होती है, तो ये 6 बेस पेयर की या 4 बेस पेयर की बनी होती है। और खास बात यह है कि ये रिकॉग्नाइजेशन साइट जो होते हैं उसके ठीक बाहर से काटेंगे या फिर इसके ठीक भीतर से काटते हैं, ये इसलिए काम क्या है, ठीक बाहर से या ठीक भीतर से काटते हैं। लगभग 350 ये प्रारूप सेकंड के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम खोजे जा चुके हैं और इन 300 से अधिक इनके विज्ञान स्थल हैं। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले जो प्रारूप सेकंड का रिकॉग्नाइज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज खोजा गया उसका नाम है हिंड सेकंड, HIND सेकंड। HIN यहाँ पर जो है ना वो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से इसको खोजा गया है, इसको इसलिए इसको HIN कहते हैं, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है। और डी क्या है, डी सेकंड इसका विभेद है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी में ये खोजा गया है। तो सर्वप्रथम खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन सा हो गया, एक तरह से हिंड सेकंड। कौन सा हो गया, हिंड सेकंड, HIND, H बड़ा, IN छोटा, D भी छोटा और सेकंड। हिंड सेकंड जो है वो प्रारूप सेकंड में खोजा गया प्रथम एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। वो आप ध्यान में रखेंगे कि प्रारूप सेकंड जो एंजाइम है उसको काटने के लिए एक और आयन की जरूरत होती है। कौन से आयन की, मैग्नीशियम, Mg+2।
ठीक है। डीएनए को काटने के लिए कौन से एंजाइम की इसको आवश्यकता होती है? Mg+2। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे, हिंड सेकंड को सर्वप्रथम 1970 में विलगित किया गया था। इस कब विलगित अलग किया गया, पृथक्कृत आइसोलेट कब किया गया? 1970 में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रारूप थर्ड, और प्रारूप थर्ड जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का मिक्स रूप है, दोनों का मिक्स रूप है। यह है क्या है, कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जो जिनके आइडेंटिफिकेशन जो है, रिकॉग्नाइजेशन साइट जो है वो छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, दोनों मिक्स ये कार्य करते हैं। ये डीएनए अणु को अभिज्ञान क्रम के पास से ही विदलित करते हैं, मतलब दोनों के मध्यवर्ती होते हैं, एक तरह से अपन कहेंगे बीच के होते हैं। ये प्रारूप फर्स्ट के और प्रारूप सेकंड के बीच का कार्य करने वाले प्रारूप थर्ड होते हैं, जो कि बायोटेक की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो इको P1 एग्जाम्पल देख लीजिए प्रारूप सेकंड का, ई कोलाई P1 प्रभेद 1 में, ई कोलाई P15, ध्यान से देख लेना क्या बता रहे हैं, इको P1 इको P15, ठीक है। और हिन F थर्ड, हिन डी नहीं है, हिन F है, हिन F और थर्ड, ये कौन से हैं? प्रारूप थर्ड के हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये इको के इको बी प्रारूप फर्स्ट के एंजाइम है, और इको P1 इको P15 और हिन F3 ये F थर्ड, ये क्या है? प्रारूप थर्ड के एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम प्रारूप फर्स्ट का नहीं है, या प्रारूप फर्स्ट का है, तो इसका मतलब क्या है? नहीं है या है, जो भी पूछेंगे तो इको के इको बी, ठीक है, इको के दे देंगे, प्रारूप फर्स्ट का कौन सा है, इको के दे करके फिर ये सारे दे देंगे, इको P1 इको P15, फिर हिंड सेकंड, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? इको के बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ पर, हिंड सेकंड जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज है उनको कौन से प्रारूप में रखा जाता है, किस समूह का है? तो आप बताएंगे प्रारूप फर्स्ट, प्रारूप सेकंड, प्रारूप थर्ड और प्रारूप फोर्थ। तो कौन से में है? हिंड सेकंड प्रारूप सेकंड का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी किससे संबंधित, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज की परिभाषा से संबंधित, उसके अर्थ से संबंधित व उसके प्रकारों से संबंधित। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनके नामकरण से संबंधित बातें और इनकी क्रियाविधि से संबंधित बातें कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। थैंक यू, धन्यवाद।